देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2029 में ही वन नेशन वन इलेक्शन, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बोले 2034 तक इंतजार जरूरी नहीं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, सशक्त बहन उत्सव योजना पर बोले धामी, महिला उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार। 26 अगस्त को कई राज्यों में बैंक होगा बंद, त्योहारों के चलते शाखाओं में रहेगी छुट्टी, यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग रहेगी चालू। बीपीएससी टीआरई 4 पर बड़ा अपडेट, दिसंबर या जनवरी में हो सकती है परीक्षा, 2 चरणों में होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। त्योहारों से पहले सूरत में मावे की जांच, फूड सेफ्टी टीम ने दुकानों से लिए सैंपल, मिलावटी मिली तो होगी सख्त कार्रवाई। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टल गया है। दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट A11741 से लैंडिंग से ठीक पहले पक्षी टकराने की आशंका सामने आई थी। विमान में सवार थे 14 यात्री। बारिश के मौसम में बढ़ता बर्ड हिट का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना एयरपोर्ट से बड़ा हादसा टल गया है। A11741 की लैंडिंग से पहले बर्ड हिट की आशंका जताई जा रही है। विमान में सवार थे 164 यात्री और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पायलट की सूचना पर रनवे पर हुई थी जांच। पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है। दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट A11741 से लैंडिंग से ठीक पहले पक्षी टकराने की आशंका सामने आई थी। विमान में उस समय 164 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक विमान को सुबह करीब 7:44 पर पटना एयरपोर्ट पर उतरना था और इसी दौरान पायलट ने बर्ड हिट की आशंका जताई। हालांकि विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड करा लिया गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान के उतरने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने रनवे की जांच की और राहत की बात यह रही कि इस घटना के कारण एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक खासकर बारिश के मौसम में पक्षियों की गतिविधियां बढ़ने से बर्ड हिट का खतरा बढ़ जाता है और एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों और जानवरों की गतिविधियों की नियमित निगरानी भी की जाती है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया है। दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट A11741 लैंडिंग से ठीक पहले पक्षी टकराने की आशंका सामने आई थी और विमान में उस समय 164 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक विमान को सुबह करीब 7:44 पर पटना एयरपोर्ट पर उतरना था और इसी दौरान पायलट ने बर्ड हिट की आशंका जताई। हालांकि विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड करा लिया गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान के उतरने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने रनवे की जांच की और राहत की बात यह रही कि इस घटना के कारण एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक खासकर बारिश के मौसम में पक्षियों की गतिविधियां बढ़ने से बर्ड हिट का खतरा बढ़ जाता है और एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों और जानवरों की गतिविधियों की नियमित निगरानी भी की जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। हरिद्वार में संत समाज के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसके लिए 2034 तक इंतजार जरूरी नहीं है और 2029 में ही लोकसभा के साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बार बार होने वाले चुनावों को देश के विकास में बाधा बताते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक देश एक चुनाव की व्यवस्था बहुत जरूरी है। उन्होंने संत समाज से भी इस अभियान के समर्थन की अपील की है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ करीब 22 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की संभावना पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि इसके लिए कई राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल में बदलाव की जरूरत भी पड़ सकती है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति भी इस मुद्दे पर विचार विमर्श जारी है। फिलहाल 2029 में एक साथ चुनाव कराने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय महिला उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश की महिलाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उत्सव बहना योजना रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना को शुरू किया था और ये योजना हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद हैं। यहाँ मिलेट्स के हैं, सिलाई के हैं, बुनाई के हैं, ऊन के हैं, प्रसाद है, लड्डू हैं, खाने के हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, जैम है, अचार है, जितने प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं, बेकरी के आइटम हैं मिलेट से बने हुए। और रक्षाबंधन के पर्व पर बहुत अच्छी रक्षा सूत्र, रक्षा भी है, यहाँ पर रक्षाबंधन भी रखे हुए हैं। उन सभी को एक स्थान मिले, उनको विपणन का अवसर मिले। उनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये उत्पाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ता है। हमारी बहनें बहुत मेहनत से काम करती हैं, अनेक प्रकार के समूह चलाती हैं, अपना अच्छा उत्पाद बनाकर रोज़गार भी करती हैं, स्वरोजगार भी करती हैं, अन्य लोगों को भी रोज़गार से जुड़ती हैं और लोगों को भी उनका जो उत्पाद है वो बहुत पसंद आता है, लोग उसको खरीदते हैं। और हमारा भी प्रयास रहता है हर समय कि उनके उत्पाद को विपणन के लिए जगह मिले और हर जगह पर ब्लॉकों में और जो हमारे ऐसे काउंटर हैं उन सभी पर जो है उनके उत्पाद रखे जाएं और उनको वहाँ पर विपणन मिले। तो बड़ी संख्या में लोग आज उसको खरीद भी रहे हैं और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के अंदर भी जा रहे हैं। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है तो यह खबर आपके लिए अहम है। 26 अगस्त 2026 को देश के कई राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक अलग अलग राज्यों में त्योहारों के कारण बैंक अवकाश रहेगा। 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में बैंक शाखाओं की छुट्टी बताई गई है। इस दिन कई ईदे मिलाद के कारण अवकाश रहेगा, जबकि केरल में ओणम से जुड़े थिरुवोणम के चलते बैंक बंद रहेंगे। हालांकि बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं आमतौर पर उपलब्ध रहेंगी। ऐसे में अगर आपका कोई ऐसा जरूरी काम है जिसके लिए बैंक शाखा जाना जरूरी है तो पहले अपने शहर की बैंक छुट्टी की पुष्टि कर लें और जरूरी काम समय रहते निपटा लें। बिहार में शिक्षक भर्ती और 70वीं सिविल परीक्षा को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम सवालों पर जवाब दिया है। कंट्रोलर राजेश कुमार ने बताया कि टीआरई 4 की परीक्षा दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में हो सकती है। अब एक शिक्षक भर्ती परीक्षा अब 2 चरणों पीटी और मेंस में आयोजित की जाएगी और दोनों चरणों में ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। आयोग ने कहा कि 2 चरणों में परीक्षा कराने का फैसला आर्थिक अपराध इकाई और अन्य एजेंसियों से मिले सुझावों के आधार पर लिया गया है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर उठ रहे सवालों पर आयोग ने कहा कि नियम सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होंगे। वहीं हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को कम अंक दिए जाने के आरोप को भी बीपीएससी ने खारिज किया है। टीआरई 4 की निश्चित तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। आयोग के मुताबिक आवेदन की संख्या सामने आने के बाद परीक्षा की तारीख पर अंतिम फैसला भी लिया जाएगा। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के परिणाम को लेकर आयोग ने कहा कि मामला अदालत में होने के कारण फिलहाल आगे की कार्रवाई संभव नहीं है। कई एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्जाम अपने प्रैक्टिस में ला चुके हैं। वो हर एग्जाम या तो 2 स्टेज में लेते हैं या 3 स्टेज में लेते हैं। जैसे यूपीपीएससी और गुजरात जो है वो 2 स्टेज एग्जाम लेता है, कोई भी एग्जाम उनका सिंगल स्टेज नहीं है। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2 या 3 स्टेज के एग्जाम ही होते हैं।
बीपीएससी ने भी सभी एग्जाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है, तो एक टीआरई या कोई अन्य एग्जाम को छोड़ना ऐसे सही नहीं है। 2 स्टेज एग्जाम हर हाल में मतलब सही होता है। आपको मैं बताऊं कि नीट यूजी का जो 2024 में परीक्षा स्थगित की गई थी, उसके बाद राधाकृष्णन कमेटी का गठन हुआ था कि नीट परीक्षा या कोई भी परीक्षा कैसे ली जाए इसके संबंध में सुझाव देने के लिए। तो राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 स्टेज एग्जाम का सुझाव दिया था। आपको पता है कि परीक्षा में कदाचार या किसी तरह की बात होती है तो उसकी आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है। आर्थिक अपराध इकाई से भी हमें ये एक सुझाव प्राप्त हुआ है, कई बिंदुओं पर सुझाव प्राप्त हुआ है। उसमें भी यह मेंशन किया गया है कि सभी एग्जाम को 2 स्टेज कर दिया जाए, कम से कम 2 स्टेज। तो आयोग में सम्यक विचार उपरांत ये ये नियम पारित हो चुका है कि कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का ही होगा। तो ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि केवल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर रहा है, ऐसा सही नहीं है। सूरत में आगामी त्योहारों को देखते हुए महानगर पालिका का फूड सेफ्टी विभाग एक्शन मोड में आ गया है। त्योहारों के दौरान मावा और मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए टीम ने शहर के भागल इलाके में औचक जांच अभियान भी चलाया है। फूड सेफ्टी अधिकारियों ने मावा बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण किया और अलग अलग जगहों से मावे के सैंपल लेकर मौके पर ही सील किए। इन सैंपलों की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच के लिए लैब भी भेजा गया है। अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। अगर किसी सैंपल में मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। त्योहारी सीजन से पहले हुई इस कार्रवाई का मकसद शहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना और लोगों तक सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंचाना है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में जामली स्थित एकलव्य आदर्श विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर पैदल ही कलेक्टर से मिलने निकल पड़े। छात्र सुबह करीब 7 बजे विद्यालय से निकले और लगभग 15 से 17 किलोमीटर तक पैदल चल चुके हैं। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में जरूरी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसके साथ ही उन्होंने जाति सूचक शब्दों में प्रताड़ित किए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। छात्रों का कहना है कि वो अपनी समस्याएं सीधे कलेक्टर जयंती सिंह के सामने रखना चाहते हैं और उनसे मुलाकात के बाद ही वापस लौटेंगे। छात्रों को समझाने के लिए एसडीएम, एडिशनल एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिए कई थानों का पुलिस बल भी मौजूद है। लगातार पैदल चल रहे बच्चे की सेहत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें और डॉक्टरों को भी मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल प्रशासन छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर कलेक्टर से मुलाकात को लेकर अड़े हुए हैं। बात सही है सर, देखो अगर ये बच्चों को इस तरीके से पीड़ा है, कलेक्टर महोदय को दूसरी बात रहती है वो पता चल जाता, पर हमारे आदिवासी बच्चों को बता रही, वो समस्या बता रही है। सर अभी बच्चे निकले हुए कितना टाइम हो गया, आप देख लो। आपने बोला बिहार में गंगा का बढ़ता जलस्तर अब कई इलाकों के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। बेगूसराय और भागलपुर में बांध और तटबंध क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड में बेगमसराय और झमतिया गांव के बीच बने जमींदारी रिंग बांध का करीब 30 मीटर हिस्सा तेज बहाव में टूटकर बह गया। इसके बाद आसपास के निचले इलाकों में पानी पहुंचने लगा और सैकड़ों एकड़ लगी फसल जलमग्न हो गई। कई गांवों पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं भागलपुर के खरीक अंचल में काजी कौरैया राघोपुर मार्जिनल तटबंध का एक हिस्सा भी गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज दबाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद पानी नवगछिया की तरफ बढ़ने लगा। दोनों जगह बाढ़ नियंत्रण विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और युद्ध स्तर पर मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य भी किए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। सूरत में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सूरत पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित मेफेड्रोन यानी एमडी की कथित तस्करी के मामले में एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि अहमदाबाद की तरफ से एक कार के जरिए ड्रग्स की खेप मुंबई लाई जा रही है। इसके बाद पलसाना के एना गांव के पास कार्रवाई करते हुए
पुलिस ने कार को रोका और तलाशी ली। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के पास से 977.61 ग्राम मेफेड्रोन बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 29,32,000 रुपए है। इसके अलावा नकदी, 2 मोबाइल फोन समेत कुल करीब 29,87,000 रुपए का सामान भी जब्त किया गया है। मामले में 41 वर्षीय मानसी और 20 वर्षीय सोहेल शेख को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती पूछताछ में ड्रग्स की खेप मुंबई में अलग अलग पेडलर्स तक पहुंचाई जाने की बात भी सामने आई है। पुलिस अब इस ड्रग्स की सप्लाई के स्रोत, मुंबई कनेक्शन और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। सूरत ग्राम्य एसपी राजेश गढ़िया की, उनकी एसओजी की पुलिस की टीम का हमने मदद ली थी और सूरत शहर क्राइम ब्रांच और सूरत एसओजी, ग्राम्य एसओजी की संयुक्त टीम ने यह ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में 2 लोग, मानसी अब्दुल सैयद और सोहेल सुलेमान शेख, 2 लोगों को अरेस्ट करने में बहुत बड़ी सफलता मिली और उनके कब्जे में से 977 ग्राम तकरीबन 1 किलो एमडी ड्रग, जिसकी बाजार में कीमत अराउंड 30 लाख रुपए है, वो पकड़ने में सफलता मिली। दोनों जो पकड़े गए अक्यूज है, मानसी अब्दुल सैयद जो पहले हिंदू थी और बाद में उसने मुस्लिम लड़के से शादी करी है, उसकी एज 41 है। मानसी 2015 से इस ड्रग्स के पूरे नेटवर्क से जुड़ी हुई है। वो पहले मलेशिया एयरलाइंस में एयर होस्टेस के रूप में भी काम कर चुकी है और मल्टीपल कंट्री, 7 से 8 कंट्री वो घूम चुकी है। पिछले 10 साल से वो ड्रग्स के बिजनेस से जुड़ी हुई है। 5 साल पहले 2021 में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन की एफआईआर नंबर 29/21 नए साल 31 दिसंबर के आसपास एमडी का सप्लाई करने के लिए इंदौर की अलग अलग पार्टियों में एमडी ड्रग सप्लाई करने के लिए ये लोग जब गए थे, तब मानसी अब्दुल सैयद उस एफआईआर में अरेस्ट हुई है। 100 ग्राम एमडी के साथ वो पकड़ी गई थी और वो 4 साल तक जेल में थी और 4 साल बाद उसको हाईकोर्ट से बेल मिले थे। तो लंबे समय तक इसकी पूछताछ में पता चला है, लगभग 3 साल तक, 2019, 20, 21, 3 साल तक वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, खास करके सिटीज में, बड़ी बड़ी पार्टियों में एमडी ड्रग सप्लाई करती थी और उस पूरे नेटवर्क को तोड़ा था इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2021 में। बाद में वो मुंबई में, ओरिजिनली पुणे की, पर वो मुंबई में सेटल हुई थी और मुंबई में पिछले कई सालों से वो ड्रग्स के नेटवर्क से जुड़ी हुई और अलग अलग ड्रग पेडलर के साथ कांटेक्ट में रहकर सप्लाई करती है। साथ साथ मानसी ये माल ले जाके मुंबई में कितने लोगों को देने वाले थी, उस बारे में पूरा टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे पूरा वर्कआउट किया जा रहा है। कर्नाटक के मंड्या से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सड़कों और ट्रैफिक चौराहों पर भीख मांगकर गुजारा करने वाली 69 वर्षीय नूर के घर से उनकी मौत के बाद बोरों में भरे लाखों रुपए के सिक्के मिले हैं। बताया जा रहा है कि नूर अकेली रहती थी और कई सालों से भीख से मिलने वाले सिक्के को खर्च करने के बजाय अपने घर में जमा करती आ रही थी। उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनकी मौत के बाद जब परिवार लोगों ने घर की जांच की तो वहां कई बड़े बोरों में सिक्के भरे मिले। इसके बाद सिक्कों की गिनती शुरू की गई और अब तक करीब 8 लाख रुपए सिक्के गिने जा चुके हैं। बाकी सिक्कों की गिनती अभी भी जारी है, इसलिए कुल रकम इससे भी ज्यादा हो सकती है। पुलिस के मुताबिक नूर की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है और इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। वहीं इतनी बड़ी मात्रा में सिक्के मिलने से स्थानीय लोग भी हैरान हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी स्थित गोवा मेडिकल कॉलेज में नए लेक्चर हॉल का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के अधिकारी, डॉक्टर और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। नए लेक्चर हॉल से मेडिकल छात्रों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और भी मजबूत करना है। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।